जी बेटा जी आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ चैप्टर 1 और 2। तो मैं इन वीडियोस में आपको चैप्टर 1 और 2 की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा जी। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए जिनमें हमने काफी सारी थ्योरी पार्ट्स कवर अप कर लिए और आज की इस वीडियो क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट्स कवर अप करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होती है बेटा जी? यहां पर मैंने 2 तरीके से समझाने की कोशिश की है। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी। यानी कि मैंने 10,000 रुपए का माल मोहन से खरीदा, 20,000 रुपए का माल मैंने विजय को बेचा, इसके अलावा 10,000 रुपए वर्कर को सैलरी दी, 3,000 रुपए शॉप का रेंट पे किया। बेटा जी ये सब है ट्रांजेक्शन, पहली बात। अब हम इन ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के फॉर्म में बेटा जी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जब हम ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हम उनके लेजर्स बनाते हैं, तो बेटा जी ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलेंगे एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिस बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिन रजिस्टर में हम उसको नोट डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो भी बेटा जी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता है बेटा जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा जी ये जो सिस्टमेटिक मैनर होता है इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। और बेटा इसी रिकॉर्डिंग करने के मेथड को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो मैंने समझाया, अब आपको बुक कीपिंग क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो भी तरीका या मेथड होता है उस मेथड को ही हम बेटा जी बुक कीपिंग कहते हैं। आइए बेटा जी मैं अदर वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा और बेटर टर्म्स में समझाने की कोशिश करते हैं। बुक कीपिंग इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट एजुकेट अस टू हाउ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन। बुक कीपिंग हमें ये सिखाता है, हमें ये पढ़ाता है कि हमें अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने चाहिए। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा बेटा जी, आपसे डेफिनेटली एमसीक्यू में सवाल पूछा जाएगा कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है बेटा जी, एंड इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा। कौन से डेटा को रिकॉर्ड करते हैं? केवल फाइनेंशियल डेटा को। फाइनेंशियल डेटा का मतलब होता है केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस का मतलब होता है बेटा जी ये जो तरीका, ये जो मेथड होता है, ए रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में बेटा जी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा जी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि जो भी आपको गिवन ट्रांजैक्शन है आप उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, यानी उसकी जर्नल एंट्री आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। बेटा जी यहां पर क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे के लेन देन से। अगर कोई भी पैसे का लेन देन हुआ है तो बेटा जी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर पैसे का लेन देन हुआ है। अच्छा, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की नहीं होती हैं बेटा जी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अंधे को सड़क पार कराई, रिश्तेदार के लिए चाय बनाई, किसी कस्टमर के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगाई, इसके अलावा मैनेजर को डांट लगाई, एम्प्लॉयज को पनिशमेंट दिया। तो बेटा जी ये जो ट्रांजैक्शन है ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। केवल कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? उन ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, यानी पैसे के लेन देन को। और ऐसी सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर की जा सकती है, यानी मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। बेटा जी मैंने 5 यूनिट
5 यूनिट, या मैं यूं कहूं मेरी बुक स्टॉल है, मैंने 100 बुक्स खरीदी हैं, तो बेटा जो 100 बुक्स की वैल्यू होगी मैं उससे उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा, ना कि मैं एंट्री बनाते समय ये लिखूंगा कि मैंने 100 बुक्स खरीदी हैं। 100 बुक्स अकाउंट डेबिट टू 100 बुक्स को डेबिट करूंगा, 100 बुक्स को क्रेडिट करूंगा, ऐसा नहीं होगा बेटा जी। जो भी मैंने यूनिट्स खरीदी है उनकी रुपीज में वैल्यू निकालकर फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो याद करिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अगर वो मनी के टर्म में मेजर हो सकती है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं यानी उसकी जो जनरल एंट्री बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसको सेपरेटली हर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, और पोस्टिंग करने को बेटा जी बोलते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई बोले तो लेजर में पोस्टिंग करना बेटा जी। तो यानी कि याद रखिएगा, बुक कीपिंग के कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो गए? आइडेंटिफाई करना, मनी की फॉर्म में मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाई करना। तो ये सारे स्टेप बेटा जी बुक कीपिंग में आते हैं। अब यहां पर लिखा है बेटा जी कि बुक कीपिंग के 3 ऑब्जेक्ट्स बताइए। एग्जाम में टीचर पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। तो बेटा जी सबसे पहला होता है टू कीप रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, यानी हम बिजनेस के रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा फॉर मैनेजमेंट, यानी हम मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। क्यों डेटा प्रोवाइड करते हैं? सो दैट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं और वो डिसीजन हम ले सकें, उसके लिए हम उन्हें फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा टू प्रोवाइड पीरियोडिक रिजल्ट्स, जो भी हम लोगों के बेटा जी हमने रिकॉर्ड्स बनाए होते हैं जर्नल एंट्री लेजर के, उससे हमारे पास एक पर्टिकुलर पीरियड के रिकॉर्ड्स तैयार हो जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है बेटा जी? इन शॉर्ट बुक कीपिंग जो है, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको जो भी हम बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में मेजरली टोटल 4 स्टेप आते हैं। पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा मनी की टर्म में मेजर करना, तीसरा उसकी रिकॉर्डिंग यानी जनरल एंट्री बनाना, चौथा उसका लेजर बनाना यानी क्लासिफाई करना। उसके बाद आते हैं बेटा जी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। बेटा जी अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से वाइडर टर्म्स होता है। बुक कीपिंग एक छोटा सा टर्म होता है, जबकि बेटा जी जो अकाउंटिंग होता है उससे वाइडर टर्म होता है। अकाउंटिंग में क्या आता है बेटा जी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटिंग एंड प्रोजेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर सब कुछ आ गया। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई यानी लेजर में पोस्टिंग करना, समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, इसके अलावा रिपोर्टिंग करना, और इसके अलावा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है बेटा जी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। किसको बेटा जी? हम बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन होती है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं बेटा जी। और इन सारी प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। समझ गए? चलो बेटा जी और बेटर वे में इसकी डेफिनेशन बताता हूं जब आपको एग्जाम में लिखनी होगी। अकाउंटिंग वी हैव डिस्कस इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है बेटा जी? एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है बेटा जी? रिकॉर्डिंग। क्या आर्ट है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जनरल एंट्री बनाना। क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर बनाना। समराइजिंग का मतलब होता है बेटा जी ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक करना कि जो लेजर में और जनरल में हमने डेटा रिकॉर्ड किया वो प्रॉपर है कि नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा, हम फाइनेंशियल डेटा को ही रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हैं। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है बेटा जी कैलकुलेट करना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। उससे क्या होता है बेटा जी? इससे ये पता चलता है हम लोगों को जो हमारी अकाउंटिंग होती है बेटा जी वो बुक कीपिंग से वाइडर टर्म होता है। बुक कीपिंग में बेटा जी सिर्फ क्या होता है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग मेजरली 2 टॉपिक्स कवर होते हैं। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग 2 मेजर टॉपिक कवर होते हैं, जबकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, क्लासिफाइंग भी आ जाएगा, समराइजिंग भी आ जाएगा, इंटरप्रिटिंग भी आ जाएगा और कम्युनिकेशन भी आ जाएगा। समझ गए? ये सारे स्टेप्स अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग बेटा जी बुक कीपिंग से वाइडर टर्म होता है। याद रखिएगा एग्जाम में टीचर सवाल पूछेगा कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के 3 मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा जी? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग पीरियड रिजल्ट,
इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना के पता चलती है। इसके अलावा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, हमें फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा जी अकाउंटिंग के तीन मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला, जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। दूसरा बेटा जी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना। और तीसरा बेटा जी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को, सो दैट कि मैनेजमेंट फ्यूचर प्लानिंग कर सके या अच्छे डिसीजन ले सके। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, अकाउंटिंग के तीन मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा बेटा जी यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं राइट एनी टू लिमिटेशन। एग्जाम में कोई भी दो लिमिटेशन पूछेगा, लेकिन मैं आपके साथ बहुत सारी लिमिटेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। यहां पर हम डिसएडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड बेटा जी क्या होती हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है इज नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी अकाउंट जो पिक्चर शो करता है, यानी हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं उससे बिजनेस की जो ट्रू और फेयर पिक्चर है वो कभी भी शो नहीं होती है। जैसे बेटा जी यहां पर लिखा है ऑल दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है हम बुक्स में बेटा जी उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका हमारे पास कोई बिल होता है। अगर हमारे पास किसी चीज का बिल या प्रूफ नहीं है तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अब आप एक बात अच्छे से समझ लो, हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका एविडेंस होता है, जिनका बिल होता है, जिनका कोई प्रूफ होता है। बेटा जी अगर मैंने किसी से माल खरीदा है तो मेरे पास माल को खरीदने का या माल को बेचने का कोई बिल होगा, उस बिल के बेसिस पे ही हम अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जी जहां पर हमें अंदाजे से काम करना पड़ता है। जैसे बेटा जी मैंने कोई मशीन खरीदी है, जब मैं मशीन खरीदूंगा तो उस पे मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। जो हम मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं बेटा जी वो हम उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मशीन की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती है। मशीन चलने को 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है, 15 साल भी चल सकती है। मशीन की कोई डेफिनेट फिक्स लाइफ नहीं होती है। मैं उसकी जितने अच्छे से केयर करता हूं, जितने अच्छे से मैं उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करके रखता हूं, जितना उसे कम यूज करूंगा उतनी उसकी अच्छी लाइफ होगी बेटा जी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि बिजनेस में लाइफ, बेटा जी बिजनेस में मशीन की लाइफ तो इस बात पे डिपेंड करती है कि मुझे कितने बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर मुझे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं तो मैं मशीन को ज्यादा से ज्यादा समय तक यूज करूंगा और दिन में कई कई घंटे तक यूज करूंगा। और बेटा जी अगर मैं मशीन को ज्यादा यूज करूं तो मशीन की लाइफ ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। कम यूज कर रहा हूं तो बेटा जी मशीन की लाइफ बढ़ती चली जाएगी। तो मशीन की पहले से कोई डेफिनेट यूजफुल लाइफ नहीं होती है। लेकिन हम मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो मशीन की लाइफ के अकॉर्डिंग लगाते हैं बेटा जी। आगे आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे बेटा जी। तो ऐसे में एक एसेट्स की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती है, लेकिन हम जब डेप लगाते हैं तो हम अंदाजे से मान कर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि मशीन की लाइफ 5 साल या 10 साल है। उसके अकॉर्डिंग हम मशीन पे डेप लगाते हैं। अब बेटा जी डेफिनेट नहीं है कि मशीन की लाइफ 5 या 10 साल होगी, इसलिए उस पर लगने वाला डेप भी बेटा जी डेफिनेट नहीं होता। ऐसी अगर मुझे किसी कस्टमर से जो पैसा नहीं मिलता है बेटा जी उसे बैड डेट्स का लॉस मान लेते हैं। अब बेटा जी अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको किसी कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे तो उस लॉस को, जो अभी हुआ नहीं है, हमें अभी लग रहा है कि ये कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे, तो अकाउंटिंग ये कहता है अगर आपको डाउट है कि किसी कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे तो उस लॉस को आप पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकते हो। तो बेटा जी वो लॉस अभी हुआ नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं। इसके अलावा बेटा जी जो स्टॉक होता है उसका हम जब वैल्यूएशन करते हैं, अपने स्टॉक का जब वैल्यूएशन करते हैं तो बेटा जी स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं उसके लेटेस्ट प्राइस के ऊपर करते हैं। मैंने जिस रेट पे खरीदा था और जो उसका प्रेजेंट रेट चल रहा है, दोनों में जो लेस वैल्यू होती है उस पर हम बेटा जी स्टॉक का रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा जी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका पहले से डिसाइडेड नहीं होता, उनकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब हम उससे उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं बेटा जी, तो वो कभी भी एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट।
कि अकाउंटिंग के जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं, कई बार हम कुछ चीजों को अंदाजा लेकर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, ना कि वो एक एक्यूरेट प्रॉफिट होता है। इसलिए अकाउंटिंग की जो पहली लिमिटेशन होती है वो होती है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरी लिमिटेशन बेटा जी, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। बेटा जी मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई मोबाइल खरीदा, उनको काम के दौरान मोबाइल की नीड पड़ती है, मुझे उनसे बात करनी पड़ती है। मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए बेटा जी कोई मोबाइल खरीदा है, और वो मैं यूज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को दे रहा हूं, लेकिन वो हमारे बिजनेस की ही एसेट्स है। टाइम बीइंग वो जो मोबाइल है वो एम्प्लॉय यूज कर रहा है। मैंने 5 मोबाइल खरीदे 10,000 के रेट से 50,000 रुपए के। अब मान लीजिए जो मोबाइल बेटा जी मैंने खरीदे हैं, अगर मैं उसकी रीसेल वैल्यू देखूं, सपोज करिए वो मोबाइल मेरे को 1 महीने बाद बेचने हो, तो बेटा जी क्या वो मोबाइल जो मैंने 10,000 के रेट से खरीदा है 10,000 के रेट से बिक जाएगा? या फिर कोई मशीन जो मैंने अभी 50,000 की खरीदी है, अगर मैं साल के लास्ट में जब अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो बेटा जी मैं उसे 50,000 का ही शो करूंगा, जबकि हो सकता है उसकी जो रीसेल वैल्यू हो, साल के आखिरी तक आते आते उसकी रीसेल वैल्यू 50,000 की जगह 40,000 या 45,000 रह जाए। तो ऐसे में बेटा एसेट्स की रीसेल वैल्यू तो कम है, लेकिन मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का शो कर रहा हूं? 50,000 रुपए का, क्योंकि मैंने उसे 50,000 का खरीदा है। तो अकाउंटिंग जो है डज नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल वैल्यू। अगर मैंने उसे 50,000 की खरीदी है, तो मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 रुपए का ही लिखूंगा और शो करूंगा, वेदर उसकी मार्केट वैल्यू भले ही उसकी इस समय 40,000 रुपए हो, लेकिन मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का रिकॉर्ड करूंगा बेटा जी? 50,000 रुपए का। जब मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40,000 का शो नहीं करूंगा, जबकि उसकी रियल वैल्यू कितनी है? 40,000। तो बेटा जी ऐसे में हम कह सकते हैं अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। अकाउंट कभी भी एसेट्स या प्रॉपर्टी की कभी भी रियल और रियलाइजेबल वैल्यू शो नहीं करता, वो हमेशा उसकी कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट ही शो करता है। यानी जितने रुपए में मैंने देकर खरीदी है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा उसे उतने का ही शो करूंगा, भले ही उसकी रीसेल वैल्यू 20,000 हो या 10,000 हो या 15,000 हो या 30,000 हो। तो ऐसे में हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो अकाउंटिंग होता है वो एक तरीके से रियल पिक्चर शो करता है बिजनेस की। इसलिए हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल वैल्यू, हमेशा उसे कॉस्ट पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। एक तीसरा इसका सबसे बड़ा फीचर होता है, मैंने दूसरा फीचर अभी आपके साथ डिस्कस किया डिसएडवांटेज का। तीसरा, अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है? अकाउंटिंग में बेटा जी हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो लेन देन पैसे में हुए केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन पैसे में नहीं हुई है, हमारा मैनेजमेंट में कितनी अच्छी क्वालिटी है बिजनेस को ऑपरेट करने की, इस चीज को बेटा जी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है बेटा जी वो कितना कैपेबल है, कितना एफिशिएंट है, इस बात की अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। हमारे कस्टमर्स के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशनशिप है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इन सारी वैल्यूज को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इग्नोर करते हैं। तो याद रखिएगा, एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अकाउंटिंग में कभी भी क्वालिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, केवल मॉनेटरी चीजों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आता है बेटा जी अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में हम जो है जो भी प्राइस चेंजेस हो रहे होते हैं उन प्राइस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बेटा जी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने मशीन 50,000 की खरीदी, मेरे खरीदने के बाद उसकी 2 महीने बाद वैल्यू हो गई 40,000, फिर उसकी वैल्यू हो गई घट के 35,000, उसकी वैल्यू घट के हो गई 25,000। तो बेटा जी उसकी मार्केट वैल्यू के उसका जो प्राइस है बाजार में वो कम या ज्यादा हो रहा है, तो लेकिन मैं उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का रिकॉर्ड करूंगा? जितने पैसे मैंने उसे देकर खरीदी है। मैंने उसे अगर 50,000 रुपए का देकर खरीदा है तो मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50,000 का ही शो करूंगा, भले ही उसकी मार्केट में प्राइस अब 45,000 हो जाए या 55,000 हो जाए या 60,000 हो जाए या 40,000 हो जाए। यानी मार्केट में आने वाले प्राइस चेंजेस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये इसका एक और नेगेटिव माइनस पॉइंट होता है। सबसे ज्यादा जो टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछा जाता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है डिसएडवांटेज में या लिमिटेशन में होता है विंडो ड्रेसिंग। कहीं भी आपको लिखा हुआ आएगा विंडो ड्रेसिंग, तो बेटा जी विंडो ड्रेसिंग क्या होती है मैं आपको समझाने के लिए इसका एक बड़े मजेदार सा एग्जाम्पल लेता हूं।
कई बार क्या होता है, मान लीजिए सपोज करिए हमारा कोई साथ का बंदा है, फ्रेंड सर्किल में हम कुछ दोस्त हैं जिनमें कुछ फीमेल भी हैं और कुछ मेल भी हैं। अब मान लो हमारे किसी फीमेल फ्रेंड की शादी होने जा रही है। अब भैया जब शादी होती है तो आप जानते हो कि भैया जब दुल्हन जब जाती है स्टेज पे तो बहुत ज्यादा मेकअप करके जाती है। अब मान लीजिए सपोज करिए हम अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के शादी में जा रहे हैं, और जब हम अपनी फीमेल फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं और वहां पर हमने जब उसे स्टेज पे देखा, तो भैया उसकी जो फेस है उस पर बड़ा जबरदस्त मेकअप हो रखा है, बड़ा जबरदस्त। और हमें देखकर हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे, अरे यार ये हमारी दोस्त की शादी हो रही है। हम कह रहे हैं भैया हम किसी गलत शादी में तो नहीं आ गए, ये लड़की तो वो लग नहीं रही है। भैया फिर भी हमने सोचा कि कंफर्म कर लेते हैं, उसके मम्मी पापा दिखाई दे गए। हमने पूछा अंकल आपकी लड़की की शादी है? ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा आपकी दोस्त की शादी हो रही है। मैंने कहा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा अरे भैया स्टेज पे ही तो है। मैंने कहा अरे भगवान कैसा मेकअप करके आई है, पहचान में भी नहीं आ रहा। यानी मैं मजाक में बोल रहा हूं बेटा जी, लड़की लड़की पार्लर में जाने से पहले कैसी और पार्लर से आने के बाद कैसी। पार्लर में जाने से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन पार्लर से बाहर आने के बाद क्या हुआ, पूरा मेक ओवर हो गया बेटा जी, पूरा का पूरा मेक ओवर हो गया। यानी बंदी पहचान में नहीं आ रही, पार्लर में जाने से पहले वो नॉर्मल थी, पार्लर में आने के बाद वो बिल्कुल उसका फेस पहचान में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है भैया जी क्या बन गई है, बिल्कुल प्रिंसेस बनाकर भेज दिया है। तो ये होता है मेकअप का कमाल बेटा जी। ऐसे ही यहां पर बेटा जी अकाउंट्स में होता है। अकाउंट्स में क्या होता है, जब हमें बैंक से लोन लेना होता है तो बेटा जी बैंक उसी को लोन ज्यादा देता है जिसका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो मैं अपनी इनकम बैंक के सामने बढ़ा चढ़ा कर दिखाऊंगा कि मेरी फर्म को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा बैंक से मुझे उतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट का लोन पास हो जाएगा। इसके उल्टा बेटा जी, मान लीजिए यहां पर क्या है, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम शो करनी है। अब मेरे को पता है अगर मैं ज्यादा इनकम दिखाऊंगा तो मुझे सरकार को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जाना पड़ रहा है तो मैं अपनी इनकम कम करके दिखाऊंगा, अपना प्रॉफिट कम करके दिखाऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा जी, अगर मैं प्रॉफिट कम दिखाऊंगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो यहां पर विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम सिचुएशन के हिसाब से, हम सिचुएशन के हिसाब से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर देते हैं, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर देते हैं। जब हमें लोन लेना होगा तो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाकर दिखा देते हैं कि साहब मैं तो इतना कमाता हूं इसलिए मुझे इतना लोन मिलना चाहिए। जब सरकार को टैक्स पे करने की बात आती है तो मैं कहता हूं साहब मैं तो इतना ही कमा रहा हूं, बताओ मैं टैक्स कहां से दूं। तो ऐसे में इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। जब हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेशन कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इसी को बोलते हैं बेटा जी विंडो ड्रेसिंग। सम टाइम हम अपनी बेटर पोजीशन सिचुएशन शो करते हैं और सम टाइम बेटा जी हम अपनी बेकार सिचुएशन शो करते हैं, ताकि हम लोग क्या करते हैं उस सिचुएशन का बेनिफिट अपने अकॉर्डिंग ले लें। इसी को बोलते हैं बेटा जी विंडो ड्रेसिंग। तो बेटा जी देखिए मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि बुक कीपिंग क्या होता है, किसी भी बिजनेस के बेसिक बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने को बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग में बेटा जी क्या आता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी के टर्म में मेजर करना, उसका जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करना और लेजर की फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करना। इस चीज को बोलते हैं बेटा जी बुक कीपिंग। इसमें क्या होता है, हम किसी भी बिजनेस के बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है। बुक कीपिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे बेटा जी, बिजनेस का रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करना। और हम रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करते हैं, सो दैट की जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले सके और बेटा जी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जा सके। रिजल्ट का मतलब बेटा प्रॉफिट और लॉस से होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ए वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। इसमें रिकॉर्डिंग भी आता है, एनालाइजिंग भी आता है, क्लासिफाइंग भी आता है, समराइजिंग भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, इंटरप्रिटेशन भी आता है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स का ट्रायल बैलेंस बना के समराइज करते हैं डेटा को, उसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं सो दैट की प्रॉफिट और लॉस निकाल लें। और यहां पर बुक कीपिंग याद रखिएगा अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है।
अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के क्या फायदे होते हैं? बेटा जी, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा बेटा जी, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तीसरा, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं सो दैट की मैनेजमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए बिजनेस के बारे में, सो दैट की वो बेटर डिसीजन ले पाए। इसके अलावा मैंने अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस बताई कि अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं करती है बिजनेस की। यानी हम कितने भी अच्छे से अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट और लॉस है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही प्रॉफिट और लॉस निकला है। इसके अलावा बेटा जी, अकाउंटिंग में कभी भी जो एसेट्स होती हैं या जो पर्टिकुलर चीजें होती है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू शो नहीं करते। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है वो चीज एक्चुअल में कितने की बिक जाएगी, इस बात को हम कभी भी अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। हम सिर्फ अकाउंट में ये शो करते हैं कि हमने कितने पैसे देकर खरीदी है, उसकी रीसेल वैल्यू कितनी है ये कभी हम अकाउंटिंग में शो नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में तीसरा इसका माइनस पॉइंट होता है बेटा जी, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसके अलावा बेटा जी, अकाउंटिंग में प्राइस लेवल चेंजेस, मैंने जो चीज खरीदी है उसके मार्केट प्राइस में क्या क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और विंडो ड्रेसिंग, कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस करते रहते हैं। जब मुझे लोन लेना होता है तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाकर दिखा देता हूं, और जब मुझे टैक्स देना होता है तो बेटा मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करके दिखाता हूं, क्योंकि अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड मैं खुद बनाता हूं। इसलिए मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर लेता हूं। इसी को बोलते हैं बेटा जी विंडो ड्रेसिंग। जी बेटा जी, ये था हमारा चैप्टर 1 और 2 का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आज की वीडियो का ये थर्ड पार्ट था बेटा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।